महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है। विजय रूपाणी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। निर्मला सीतारमण को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों ही पर्यवेक्षक अब तभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हैं। विधायकों से मुलाकात करने के लिए बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, विधायकों से बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। कब से अब पर्यवेक्षक विधायकों से मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी पंजाब के प्रभारी हैं, इन दोनों को बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक तय किया है। और बीजेपी ने बताया कि 4 तारीख को यानी कि 4 दिसंबर को वहां पर विधायकों की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में ये दोनों पर्यवेक्षक जो है सभी बीजेपी के विधायकों से उनकी राय जानेंगे कि किसको विधायक दल का नेता बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो विधायक दल का नेता होगा वही बीजेपी का वहां पे सदन में नेता होगा। और इन दोनों की जिम्मेदारी ये है कि दोनों जो है सभी विधायकों से बात करेंगे विधायक दल की बैठक में और उसमें ये तय किया जाएगा कि बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। और जो बीजेपी के विधायक दल का नेता होगा वही अगले दिन यानी कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। अब इंतजार 4 तारीख का है कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यह तो 4 तारीख का इंतजार है कि आखिर किसे चुना जाएगा विधायक दल का नेता। क्या वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे या कोई और? बैठक होगी अब 4 दिसंबर को और तब इसके बाद मुलाकात के बाद ये तय होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे के बेटे ने साफ किया है कि महायुति के शपथ ग्रहण को लेकर अफवाहें चल रही हैं। ये कहा है श्रीकांत शिंदे ने। मेरे डिप्टी सीएम बनने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ये भी साफ कर दिया। मेरे डिप्टी सीएम बनने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, कहा श्रीकांत शिंदे ने। केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर था लेकिन उसे ठुकरा दिया है। तो श्रीकांत शिंदे ने साफ कर दिया है कि उनके पास केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर था लेकिन उसे वो ठुकरा चुके हैं। लेकिन डिप्टी सीएम बनने की जो भी खबरें हैं श्रीकांत शिंदे की वो बेबुनियाद हैं। संगठन में काम करने के लिए मंत्री पद को ठुकरा दिया है, उन्होंने ये भी साफ किया। राज्य में भी किसी मंत्री पद की दौड़ में मैं नहीं हूं, ये भी श्रीकांत शिंदे ने साफ किया। एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे और श्रीकांत शिंदे ने सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति साफ की है। ये साफ किया कि केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर था लेकिन पार्टी में संगठन में काम करने के लिए उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया है। इन दिनों दुनिया में 2 मोर्चे पर भीषण जंग चल रही है। एक फ्रंट बिल्कुल नया है और यह है सीरिया। दूसरा फ्रंट है यूक्रेन रूस का युद्ध। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोही गुट का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर के घर में हयात के लड़ाके घुस चुके हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद भारी मुश्किल में है। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की भीषण बमबारी जारी है। इस बीच यूक्रेन जंग में केमिकल वेपन के हमले की आशंका भी अब मंडराने लगी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जो सीरिया के युद्ध फ्रंट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वो ये कि सीरिया में रूसी बेस पर खतरा बढ़ गया है। टाटर्स रूसी बेस पर यह खतरा बढ़ा है। हाई अलर्ट पर है रूस की डेथ फ्लीट। तुर्की समर्थित विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में अलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं लेकिन टाटस रूसी बेस पर खतरा बढ़ चुका है। यहां पर भी अब हमले और तेज हो सकते हैं, इसका खतरा बढ़ा है। लेकिन सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि वहां रूसी बेस पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। सीरिया में रूसी बेस पर किस तरह से खतरा बढ़ा है ये आपको बता दें। रूस और ईरान की स्थिति दरअसल कमजोर हुई है। सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोहियों से खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटेजिक बेस पर असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। जो रूस का स्ट्रेटेजिक बेस है वहां पर असुरक्षा के हालात बने हुए हैं क्योंकि सीरिया समर्थित लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में रूस के 132 मिलिट्री पोस्ट मौजूद हैं। सीरिया में 7000 रूसी सैनिक भी तैनात हैं। 4 अहम सैन्य बेस हैं, आपको बताएं एक एक कर। खामिमिम एयर बेस है। इसके अलावा ये रूस का मुख्य क्योंकि हवाई अड्डा है, अभियान यहाँ से संचालित होते हैं। इसके अलावा टाटस नेवल बेस है जो महत्वपूर्ण समुद्री आधार है, समुद्री संचालन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एक और अहम बेस है वो है तियास मिलिट्री एयर बेस, ये बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसके अलावा शायरात एयरबेस है जहां पर रूसी सैनिक तैनात हैं। तो ये 4 बेस हैं और इन पर खतरा और ज्यादा अब बढ़ गया है। 7000 रूसी सैनिकों पर भी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि रूस ने खतरे से निपटने के लिए डेथ फ्लीट को अपनी तैयार रखा है। रूसी डेथ फ्लीट एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए, एक्शन के लिए तैयार है। देखिए रूस ने कैसे अपनी जो डेथ फ्लीट है उसे
तैयार किया है। वाइस एडमिरल कुजनेत्सोव को यहाँ पर तैयार किया गया है। ये एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर है। इसके अलावा एडमिरल कुजनेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है, ये भी तैनात है। प्योत्र वेलिकी बैटल क्रूजर है, ये तैनात है। और सेवरोमोर्स्क एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर है, ये तैनात है। तो ये तैनाती रूस की है जो यहाँ पर की गई है। रूस भी पूरी तरह से तैयार है जवाबी हमले के लिए। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। बशर अल असद के अलेप्पो के घर पर यह कब्जा किया गया है। विद्रोही हयात ने असद के घर पर कब्जा किया, उसके वीडियो जारी किए, घर में घुसे नजर आए हयात के लड़ाके। देखिए किस तरह से बशर अल असद के घर में दाखिल हुए हयात के लड़ाके, और ये तुर्की समर्थित लड़ाके हैं जो अलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं। وهي الجاكوزي تبعه सिर्फ बशर अल असद के घर पर ही नहीं, सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया है। 5 और L-39 अल्बाट्रॉस विमानों पर भी कब्जा किया है। अब तक कुल 11 विमानों पर विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। तो सिर्फ अलेप्पो में बशर अल असद के घर या बाकी जगहों पर ही नहीं, हवाई अड्डे पर भी कब्जा किया है। और यहाँ पर भी कई जो हवाई जहाज हैं उन पर भी कब्जा कर लिया है। कई विमान हैं जिन पर कब्जा किया गया है। तो कुल अब तक 11 विमान हैं जिन पर विद्रोहियों ने अलेप्पो में कब्जा किया है। सीरिया में असद सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। इस मोर्चे पर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। उनके करीबी सहयोगी भी मैदान में हैं। लेकिन ताज़ा हालात ये हैं कि रूस और ईरान की मदद और सीधे दखल भी विद्रोहियों को उनके मंसूबों को पूरा करने से रोक नहीं पा रही है। इसीलिए आशंका अब और विध्वंसक जंग की है, जिसका मतलब है रूस और अमेरिका इस जंग में सीधे टकराएंगे। दुनिया में बारूदी विनाश का फैसला लेने वाले 2 पावर सेंटर, रूस और अमेरिका, जिनकी दुनिया पर हावी रहने के मंसूबे अदावत का कारण बने और ये परंपरा बन गई। लेकिन यही पारंपरिक अदावत दुनिया को जंग की आग में झोंकेगी, इसकी कल्पना कई बार गलत साबित हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन के मोर्चे पर तकरार से डर का माहौल बना। इजराइल का फ्रंट रूस के सीधे दखल के अभाव में अदावत का केंद्र नहीं बना। लेकिन अब दुनिया के एक छोटे से देश की सिविल वॉर महाविनाश की अग्नि भड़का रही। ये देश है सीरिया, जहां जंग का केंद्र बशर अल असद है। लेकिन इनके विरोध में अमेरिका है, तो असद का सबसे बड़ा सहयोगी रूस भी मैदान में उतर गया है। और सीरिया के ही मोर्चे पर अब दुनिया का सबसे बड़ा बारूदी अभियान शुरू हो चुका है। जिसमें रूस की तरफ से बारूदी सप्लाई असद की आर्मी को होने लगी, तो दूसरी तरफ असद के खिलाफ उतरे हुए विद्रोहियों को भी हथियार और गोला बारूद की मदद दूसरे पक्ष से मिल रही, जो बहुत ज्यादा है। इसका प्रमाण है विद्रोहियों का तेजी से आगे बढ़ता कारवां। विद्रोही हयात तहरीर अल शाम ने मिशन कब्जा को तेज कर दिया है। इस कार्रवाई में हयात तहरीर अल शाम को अलकायदा से मदद मिल रही है। विद्रोही सीरियाई फोर्स को लगातार पीछे धकेलते जा रहे हैं, सीरियाई फोर्स की सप्लाई लाइन को ठप करते जा रहे हैं
और फोर्स के बेस पर कब्जा जमाकर शहर प्रशासन पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद सरकार की सुरक्षा में रूस की भूमिका क्या है? और इस जीत की तरफ बढ़ते सीरियाई विद्रोही इतने आक्रामक कैसे हो गए? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक है, अमेरिका से मिल रही मदद। तो क्या सीरिया पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में होगा या फिर इस गृह युद्ध की दिशा भविष्य में कुछ और होगी? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य ही देगा, लेकिन वर्तमान भविष्य का डर दिखा रहा है। यह वीडियो दक्षिण पश्चिमी सीरिया के दारा क्षेत्र का है, जहां विद्रोहियों ने असद आर्मी का सामना बारूद से किया है। ये तस्वीर हमा शहर की, जहां विद्रोही कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और असद की सेना अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर है। और ऐसे ही न जाने कितनी ही जगह पर सीरियाई आर्मी को नुकसान पहुंचाकर विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्हें वो हथियार हासिल हो रहे हैं जो रूस से सीरियाई आर्मी को बतौर मदद मिले। हालांकि विद्रोहियों के सामने रूस अब भी संकट बना हुआ है। एक तरफ बारूदी मदद पहुंच रही है तो दूसरी तरफ सीरिया में मौजूद रूसी आर्म्ड और एयरफोर्स सीधे विद्रोहियों पर हमले कर रही है। लेकिन बावजूद इस कार्रवाई के विद्रोहियों के मंसूबे डरावने। क्योंकि अब असद सरकार के हाथ से सीरिया का एक बड़ा हिस्सा जा चुका है। कई मुख्य शहरों पर विद्रोही कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि कुछ शहरों के प्रशासनिक तंत्र पर विद्रोही काबिज नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो शहर, पहले इसे देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, विद्रोहियों पर सीरियाई सेना ने हमला किया है। उत्तर एलेप्पो में विद्रोहियों को निशाना बनाया गया है। तो एलेप्पो पर विद्रोही कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विद्रोहियों पर सीरियाई सेना भी हमले कर रही है। उत्तरी एलेप्पो में विद्रोहियों को सीरियाई सेना ने हमला कर निशाना बनाया। विद्रोहियों का कुबैरेस सैन्य हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया है। अबाबील 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए किस तरह से कई ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। अबाबील 3 ड्रोन को और उसके साथ साथ कई और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये विद्रोहियों ने जो कब्जा किया है वो कुबैरेस सैन्य हवाई अड्डा है, जहां पर कब्जा किया है। अब आपको अरब में खुले एक और वॉर फ्रंट के बारे में नक्शे पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि दरअसल ये एक और जो वॉर फ्रंट है इसके क्या मायने हैं। देखिए ये है अरब का नक्शा और इसमें ये जो जगह आप देख रहे हैं एलेप्पो, यहाँ पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। काफ़ी बड़े इलाके पर एलेप्पो शहर में कब्जा किया है। यहीं पर बशर अल असद के घर में घुस चुके हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे पर कब्जा किया है। और इदलिब, एलेप्पो और इदलिब में 55 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, एलेप्पो और इदलिब के बीच में 55 किलोमीटर की दूरी है। एलेप्पो पर कब्जा कर चुके हैं विद्रोही, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी 100 किलोमीटर के दायरे में युद्ध जारी है, यानी इस इलाके में, इस पूरे इलाके में 100 किलोमीटर के इलाके में युद्ध चल रहा है। दक्षिण में हमा की ओर बढ़ गए हैं विद्रोही। तो अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं वहां पर बढ़े हैं, यानी ये जगह है हमा, यहाँ दक्षिण में हमा की ओर बढ़े हैं। एलेप्पो पर कब्जा करने के बाद इस तरफ बढ़े हैं और ये 100 किलोमीटर का इलाका है जिसमें विद्रोही हमला कर रहे हैं, जिसमें विद्रोही कब्जा करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है हमा, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यानी एलेप्पो, इदलिब और इसके बाद हमा, यहाँ तक जो विद्रोही हैं वो
सीरिया में आगे बढ़े हैं, पहुंचे, और ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये एक वॉर फ्रंट है जो बहुत ज्यादा विस्फोटक इस समय हो चुका है। विद्रोहियों के जबरदस्त हमले के बाद बशर सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी थी। इसके बाद विद्रोहियों पर रूसी वायुसेना ने हमले शुरू किए हैं। रूस के फाइटर जेट से विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन इसकी वजह से सीरिया के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। पहले दिन के हमले के बाद विद्रोही गुट के प्रमुख को मारने का भी दावा किया गया है। विद्रोहियों के कब्जे से कई इलाकों को मुक्त भी कराया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया का दौरा कर रहे हैं और इराक से भी हजारों लड़ाकों को सीरिया बुलाया गया है। जंग सीरिया में शुरू हुई, लेकिन खलबली क्रेमलिन में मची। धमाके सीरिया के अलेप्पो में हुए, लेकिन उसकी गूंज तेहरान में ज्यादा महसूस की गई। सीरिया में तख्ता पलट की आहट ने पुतिन और खामनेई दोनों को बेचैन कर दिया है। अरब नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र सीरिया में बगावत की आग ने रूस ईरान को बहुत बड़े खतरे का एहसास कराया है। यही वजह है कि बशर सरकार को बचाने के लिए दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया में 24 घंटे में तस्वीर बदलने लगी। रूस की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान की एलीट आर्मी ने एसटीएस पर हमला शुरू कर दिया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विद्रोही सीरिया में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। सीरियाई सेना बहुत कमजोर नजर आ रही, इसलिए रूस के फाइटर जेट्स के हमलों का बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने अपने विदेश मंत्री को दमिश्क भेजा है। बशर अल असद की हर जरूरत पूरी की जा रही है। हथियार और सैनिकों की कमी दूर की जा रही है। लेकिन हवाई हमलों में सीरिया सरकार को ही नुकसान हो रहा है। रूस के हमले में सीरियाई सेना का एक हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि विद्रोही इन हथियारों पर कब्जा जमाने की कोशिश में थे। विद्रोही गुट के हौसले बुलंद हैं। देखिए कैसे सीरिया की वायुसेना के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। सेना के ज्यादातर बेस पर विद्रोही ने कब्जा किया है और सेना के हथियार अब विद्रोहियों के पास हैं। अल्लाहू अकबर। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब ईरान और रूस की मदद के बाद सीरिया की सेना ने मजबूती हासिल की है। कई इलाकों को कब्जे से मुक्त कराने का दावा है। कई सैन्य बेस पर सेना ने वापसी कर ली। विद्रोहियों के ठिकानों को बम से नष्ट किया गया है। लेकिन इस वीडियो से सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि यह हमला एचटीएस के कमांड सेंटर पर किया गया। इस हमले में एचटीएस का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलैनी मारा गया। हमला हवा से किया गया और सेना उस जगह तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान और रूस के शुरुआती एक्शन से बड़ी तबाही मची है। अलेप्पो में कई धमाके हुए हैं और विद्रोही गुट के नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सेना और विद्रोहियों की जंग में आम सीरियाई नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी फाइटर जेट रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है
जिससे कई इलाके तबाह हो गए। बम धमाकों से लोगों की गाड़ियों में आग लग गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर भी बमबारी की है। रूसी वॉरप्लेन ने HTS लड़ाकों को टारगेट किया है और हमले किए हैं। इदलिब में HTS लड़ाकों पर ये हवाई हमले किए गए हैं। तो देखिए किस तरह से वॉरप्लेन से HTS लड़ाकों पर हमले किए जा रहे हैं, हयात के लड़ाकों पर हमले हो रहे हैं। रूसी वॉरप्लेन ये हमले कर रहे हैं क्योंकि सीरिया की सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी है। इसके बाद रूस की तरफ से हवाई हमले किए जा रहे हैं हयात के लड़ाकों पर, उन तमाम विद्रोही लड़ाकों पर सीरिया में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि सीरिया में जारी युद्ध के बीच रूस किस भूमिका में है और क्यों। सीरिया में युद्ध फ्रंटलाइन पर रूस दरअसल क्या कर रहा है, अभी क्या हालात हैं, जान लीजिए। विद्रोहियों पर रूसी लड़ाकू विमान हमला कर रहे हैं। सीरिया की तरफ से रूस बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहा है उन तमाम लड़ाकों पर जो एलेप्पो शहर पर कब्जा कर चुके हैं। एलेप्पो में हयात के खिलाफ एक बड़ा एक्शन रूसी एयरफोर्स द्वारा चलाया जा रहा है। इदलिब और हमा के कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। जहां जहां हयात का कब्जा है वहां पर यह एयर स्ट्राइक की जा रही है रूस द्वारा। 8 साल के बाद लौटा है हयात। 8 साल के बाद दरअसल एलेप्पो में हयात का अटैक हुआ है और ये बड़ा अटैक है। 2016 में एलेप्पो से हटा था हयात का कब्जा और अब एक बार फिर यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एलेप्पो ही नहीं, इदलिब और उसके बाद हमा तक पहुंच चुका है। रूस और ईरान की मदद से हयात को खदेड़ा गया था। सीरिया ने दरअसल रूस और ईरान की मदद से हयात को यहाँ से हटाया था। एलेप्पो पर 2016 में असद सरकार काबिज हो गई थी। 4 दिन पहले एलेप्पो पर एक बार फिर हयात ने कब्जा कर लिया है और अब सीरिया की सरकार ने, बशर अल असद की सरकार ने एक बार फिर रूस और ईरान से ही मदद मांगी है। 2019 में रूस और तुर्की की मदद से सीरिया में सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 साल के बाद अरब का ये देश एक बार फिर गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। हालांकि ऐसा अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कई बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। इजराइल में छिड़ी जंग की वजह अमेरिका, इजराइल और तुर्की को माना जा रहा है। दावा है कि ये तीनों देश HTS को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। सीरिया को गृह युद्ध में जलाकर अमेरिका और इजराइल खामेनेई के प्रॉक्सी चक्रव्यूह को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस गठजोड़ से अर्दोआन का क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। अलेप्पो की सड़कों पर इस वक्त असद विद्रोहियों का राज है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर HTS लड़ाके खुली जीप और मिलिट्री की गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी बीते 5 सालों से शांत सीरिया में अचानक HTS विद्रोही असद सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल देंगे। न सिर्फ मोर्चा खोलेंगे बल्कि एक पूरे शहर को अपने कब्जे में लेकर सीरियाई सेना को खदेड़ डालेंगे और तेजी से दूसरे शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब HTS को रोकने के लिए खुर्शिद लड़ाके जंग में उतर चुके हैं। कुर्द फोर्सेस का एक समूह अलेप्पो शहर पहुंच चुका है और HTS लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। वहीं कुर्द फोर्सेस के 1000 से ज्यादा लड़ाके अब भी अलेप्पो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलेप्पो के उत्तरी इलाके में मौजूद तेल रिफात शहर की तस्वीरें। यहां इस वक्त HTS और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। ये वीडियो अलेप्पो शहर के अंदर का बताया जा रहा है। दावा है कि कतार में आगे बढ़ती ये सैन्य गाड़ियां कुर्दिश लड़ाकों की हैं, जो अब अलेप्पो शहर में दाखिल हो चुकी हैं। यह अलेप्पो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहा ये काफिला भी कुर्दिश लड़ाकों का है, जो तेजी से अलेप्पो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो अलेप्पो शहर के बॉर्डर एरिया का है।
जहां कुर्द लड़ाके बेहद तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एचटीएस लड़ाकों के खिलाफ बड़ा हमला कर सके। दावा है कि कुर्द लड़ाके सीरियन आर्मी के साथ मिलकर अदलिब से अलेप्पो तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क को काटने की कोशिश में, ताकि और एचटीएस लड़ाकों को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन एचटीएस लड़ाकों ने इस कोशिश को विफल कर दिया। सवाल है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ क्यों खड़े हैं? आखिर वो जंग में सीरियाई सेना का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसकी एक वजह इस विद्रोह में तुर्की का शामिल होना है। 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया था। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने के पीछे भी तुर्की का ही हाथ माना जा रहा है, जिसकी प्लानिंग उसने 2 और देशों के साथ मिलकर की थी। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को खत्म करना है। जबकि तुर्की का मकसद सीरिया में मौजूद अपने विरोधी गुटों को खत्म करना है। सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके एर्दोआन के सबसे बड़े दुश्मन, जो सालों से तुर्की को बम धमाकों और फिदाइन हमलों में दहला रहा है। यही वजह है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कीव दौरे पर है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। ज़ेलेंस्की के साथ ओलाफ शोल्ज की मीटिंग होगी। ये अहम दौरा है। कीव दौरे पर जर्मनी के चांसलर पहुंचे हैं और यहां पर ज़ेलेंस्की के साथ ओलाफ शोल्ज की मुलाकात होने वाली है कीव में। रूस ने इस बीच यूक्रेन पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी है कि पश्चिमी देश केमिकल हथियार पर कीव को कवर कर रहा है। ये कायम मॉस्को ने। यूक्रेन ने आम लोगों पर केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया है। ये बड़ा आरोप मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी देश इसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें समर्थन यूक्रेन और ज़ेलेंस्की का है कि वो केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं सिविलियंस पर। रूस ने बड़ा दावा यह किया है कि यूक्रेन के पास केमिकल हथियार हैं और ये बड़ा आरोप है, बड़ा दावा है। यूक्रेन ने केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया है, रूस का ये दावा है। यूरोप और अमेरिका कीव के केमिकल हथियार को छिपा रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। रूस के पास केमिकल हथियार के सबूत हैं। रूस के पास ये सबूत हैं कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया गया। 400 से ज्यादा बार कीव ने केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया है। रूसी शहर सुएजा में भी केमिकल हमले से 20 लोग प्रभावित हुए हैं। ये दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। सबूत भी सामने रखे जा रहे हैं। रूस का कहना है कि उसके पास सबूत भी हैं और पश्चिम के देश इसमें समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन का। ये बड़ा आरोप है रूस का। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है वो भी आपको बता दें। पोक्रोव्स्को में यूक्रेनी सेना ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेनी सेना के एक ग्रुप ने हथियार डाले हैं। रूसी सेना ने सरेंडर का वीडियो जारी किया है। तो रूसी सेना अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए युद्ध के मैदान में किस तरह से यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं उसका वीडियो जारी किया गया है। ये जो वीडियो है वो पोक्रोव्स्को का है, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर किया है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग अब आर्कटिक तक पहुंच चुकी है। नॉर्वे ने आर्कटिक में नेटो ट्रेनिंग कैंप को तैयार किया है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं। बर्फ से ढका ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, जो किसी भी वक्त बारूद की गर्मी से धधक सकता है। रूस यूक्रेन जंग की आंच किसी भी वक्त आर्कटिक को अपनी चपेट में ले सकती है और यह इलाका दुनिया में जंग का तीसरा गेटवे बन सकता है। इन सभी आशंकाओं और कयासों की वजह है नॉर्वे का वो कदम जो पुतिन को जरा भी गवारा नहीं। दरअसल आर्कटिक में नॉर्वे ने नाटो ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है। यह खास तौर से एम्फीबियस असॉल्ट ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें एक साथ 100 से ज्यादा नाटो के जवान ट्रेनिंग ले सकते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्वे इस क्षेत्र में $1.45 बिलियन निवेश करने की तैयारी में है। इस पैसे से नाटो ट्रेनिंग के कैंप तैयार किए जाएंगे। नॉर्वे ने नाटो देशों के साथ मिलकर यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कुछ महीने पहले ही आर्कटिक में चीन और रूस के बॉम्बर ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की थी और अमेरिका को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी थी। नॉर्वे के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हैं और उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। प्रशासन से बातचीत के बाद किसानों ने ऐलान किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये आ रही कि सड़क खाली करेंगे प्रदर्शनकारी किसान। प्रेरणा स्थल के अंदर जारी रहेगा, लेकिन प्रदर्शन जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो दिल्ली कूच करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रेरणा स्थल के भीतर प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। हालांकि किसान पहले अड़े हुए थे कि वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अब नोएडा में सड़क खाली करने को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और ये निष्कर्ष निकला है कि प्रेरणा स्थल के अंदर प्रदर्शन जारी रखा जाएगा, सड़क को जाम नहीं किया जाएगा और अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भाजपा संवाददाता पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, तो कब तक ये अब सड़क पर, क्योंकि एक स्थिति ऐसी बन गई थी जहां पर बहुत ज्यादा जाम की स्थिति थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी, कब तक प्रेरणा स्थल के भीतर शिफ्ट हो जाएगा ये पूरा आंदोलन और क्या कुछ बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ? पुनीत, आपको आवाज मिल रही है हमारी? पुनीत, क्या बातचीत हुई है किसानों की पुलिस अधिकारियों के साथ और क्या नतीजा निकला इस बातचीत का? देखिए, सुबह लगभग 12 बजे के आसपास किसान यहां पर जुटना शुरू हुए थे। बिल्कुल 12 बजे के आसपास किसान 12 बजे के आसपास किसान महामाया फ्लाईओवर के नीचे जुटना शुरू हुए थे, जो कि दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ। 4 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़े थे। ये 5वां लेयर की बैरिकेडिंग है। यहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको यहां पर रोक दिया। काफी देर तक पुलिस और प्रशासन के बीच में बातचीत चली है और अब सहमति बनी है कि ये लोग प्रेरणा स्थल के अंदर जाकर के अपना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अगले कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो सड़क है जो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है, इसको खोला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता जो BC प्रधान है वो मौजूद है। प्रधान जी, क्या बातचीत हुई है? आप भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से हैं, क्या बातचीत प्रशासन से हुई है? प्रशासन से वार्ता यही हुई है कि हमने जो आपकी बात आगे पहुंचा दी है और हमने जो बात आगे रखी है तो उन्होंने भी पॉजिटिव हमें दिया है। मुख्य सचिव से किसी से जो बता रहे हैं, ये लोग जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कि हमने आपकी बात आगे रखी है। तो बात आगे रखी है। अब प्रेरणा स्थल के भीतर प्रदर्शन होगा और इस सड़क को खाली कराया जाएगा जहां पर इस वक्त किसान मौजूद हैं। और अब बात News9 ग्लोबल समिट के जर्मनी एडिशन की। जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर अपनी ऑटोमोबाइल तकनीक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस ऐतिहासिक शहर में TV9 ग्रुप ने ऑटो ऑनर्स अवार्ड के लिए कुछ सुपर अचीवर्स को सम्मानित किया। It's time to kick things off on our awards night. We begin with the Auto Honors, where we are celebrating the trailblazers. TV9 नेटवर्क के News9 ग्लोबल समिट का जर्मनी एडिशन। हम मौजूद थे दुनिया भर में अपनी तकनीक और विज्ञान के लिए मशहूर स्टटगार्ट शहर में और सलाम कर रहे थे कुछ ऐसे संस्थानों को जिनकी कामयाबी पूरी दुनिया पर प्रभाव छोड़ चुकी है। ऑटोमोबाइल सर्विस और बेमिसाल इंजीनियरिंग में कमाल करने वाले कुछ सुपर अचीवर्स, जिन्हें News9 ग्लोबल समिट में ऑटो ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। All right, ladies and gentlemen, for the first auto honor, we have India's largest car maker. The fact that पहला News9 ऑटो ऑनर्स अवार्ड दिया गया मैन्युफैक्चरिंग लीडर ऑफ द ईयर, देश की मिट्टी से महकती भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी को। And take that first auto honor to Maruti Suzuki for manufacturer of the year. Ladies and gentlemen, huge round of applause for India's most loved car brand, Maruti Suzuki. After 40 years of inception, about 40% of all Indians choose a Maruti Suzuki.
and 40% of all cars exported out of India are Maruti Suzuki. Tata Motors' success in the commercial vehicle sector is a testament to the company's leadership and vision. अपनी विश्वसनीयता के लिए दुनिया भर में नाम कमाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स को न्यूज़ 9 ऑटो ऑनर्स अवार्ड में मार्केटिंग लीडर ऑफ द ईयर चुना गया। That outstanding contribution, TV9 Network has decided to honor them with the Marketing Leader of the Year award and requesting Mr. Jubranju Singh to please collect the award on behalf of Tata Motors. Thank you, TV9 Network, not only for the award but also for this fabulous gathering. I am very humbled to accept this on behalf of the team, and we never forget that Tata Motors is Tata first, 166 years of leadership with trust, and we are privileged to derive a lot of our being from that great equity. Mercedes-Benz India has clocked record sales. न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के ऑटो ऑनर्स अवार्ड में तीसरा अवार्ड मिला दुनिया भर में लग्जरी कार का प्रतीक बन चुकी भारत में सबसे चहेती गाड़ियों में से एक मर्सिडीज बेंज को, जिन्हें सस्टेनेबिलिटी ड्राइवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। Please take the stage and take the award. I think it's a special moment because for Mercedes-Benz, this is our home, and to get this award in our home for all that we do back in India. So this goes not only to our teams in India, but also to all my colleagues back in Stuttgart, because without Stuttgart, we don't exist as such. So quite a special moment. Thanks once again, and thanks to the entire TV9 network, and Barun, to you and your colleagues as well. Thank you very much. Thank you. इस समारोह में TV9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ वरुण दास के साथ साथ स्टटगार्ट के लॉर्ड मेयर फ्रैंक नॉपर और VFB स्टटगार्ट के चीफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर रूबन कैस्पर भी मौजूद थे। ग्लोबल समिट के साथ न्यूज़ 9 ने एक बार फिर सैटेलाइट टीवी चैनल के रूप में वापसी की है। TV9 नेटवर्क के इंग्लिश चैनल न्यूज़ 9 से जुड़ने के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आप भी संपर्क करें।